बादल सिंह बॉस साहब को भी बुलवा। हाँ जी सर, हाँ सर, उनको बुला लेना। तो अब गैगड़े साहब की बहुत ही अच्छी बातें, हमें सुझाव उनको भी चर्चा में जो मिले हैं बहुत ही अच्छे सुझाव थे। तो मैं आगे अब हमारे संस्थापक हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बोध जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें। बादल सिंह बोध जी। जी, बहुत बहुत साधुवाद। सभी साथियों ने अपने मत 15वें अधिवेशन पर रखे हुए, जो लुम्नी में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया था, अगले अधिवेशन तक 1 वर्ष का जो स्पेस है, उस स्पेस में हमको जो 15 महत्वपूर्ण बिंदु एजेंडे के रूप में रखे गए थे साहब के द्वारा, उन बिंदुओं पर हमको समर्पित भाव से जो हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या है, उस दिनचर्या में 1 घंटे के रूप में हमको सम्मिलित करना है। ऐसा मेरा प्रस्ताव है। 1 घंटा प्रतिदिन उन बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए जहां भी हम जाएं, और जो व्यक्ति या हमारा रिश्तेदार या फ्रेंड दोस्त जो हैं इस विचारधारा से सहमत हैं, और जो भी हमारे नजदीकी साथी हैं, इन 15 बिंदुओं में से हम देख लें कि कौन से बिंदु इन साथियों को बहुत आसानी से समझ में आ सकते हैं। उन साथियों को 1 या 2 बिंदु से परिचित कराएं। 3 समझ सकते हैं तो 3 भी बिंदु समझाएं। 15 पूरे एक साथ न बताएं। एक साथ पूरे 15 बताने पर वो पहले का बिंदु क्या था और आखिरी के बिंदु तक आते आते पूरा भूल जाएंगे। प्रथम तौर पर जो उनको ये देखा जाए कि इनकी मेंटलिटी कैसी है। 15 में से ये कौन कौन से बिंदु प्रथम तौर पर समझ सकते हैं, उन बिंदुओं को अवगत कराएं और अवगत कराते हुए धीरे धीरे उनसे सहमत करें। लगातार प्रतिदिन हम अगर ये काम करते रहे तो ये 15 बिंदुओं पर काम हमारा शीघ्र पूरा होगा, और अगले राष्ट्रीय अधिवेशन तक हम फिर इसकी समीक्षा करेंगे कि हमने 15 बिंदुओं पर हमारे हमारे एरिया में जितने भी हमारे जवाबदार साथी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, महासचिव जी हैं, सचिव हैं, प्रदेश संयोजक हैं, संभाग अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं और हमारे सहयोगी साथी हैं, वे इन बिंदुओं पर कार्य करेंगे। और इसके बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे कि वास्तव में हम कितने फंक्शनरी रहे हैं। बातें रखना और बातें सुनना ये प्रथम स्तर की बातें हैं। इनको फंक्शनरी के रूप में हम कितना इसको कर पा रहे हैं, ये भी देखना हमारा कार्य है। और प्रत्येक माह हम इसकी समीक्षा करेंगे कि प्रथम तौर पर जो दिया गया है उद्देश्य साहब के द्वारा कि प्रत्येक जिले में जो हमारे वर्किंग क्षेत्र हैं, हम 5-5 साथी बनाने के लिए बहुत शीघ्र काम करें। जब तक हम 5-5 साथी नहीं बना पाएंगे तो हमारा पूरे भारत के जो 768 जिले हैं, उन 68 जिलों में पहुंचना हमारा प्रथम उद्देश्य है। हम 768 जिले में 5-5 साथी बना लेंगे तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा हम खुद जानते हैं। इतने साथी हमको प्रथम तौर पर करना है। अपने अपने क्षेत्र में इस काम को करें। मध्य प्रदेश में हमारे नवनियुक्त संयोजक इंजीनियर डीपी गोलिया साहब इसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और भाई 2 महीने में लगभग 5-6 जिले घूम चुके हैं। तो सभी प्रदेश के संयोजक साथियों से मेरा अनुरोध है, महासचिव साथियों से अनुरोध है कि अपने कार्य क्षेत्र के जितने भी जिले हैं, उन जिलों की लिस्ट बनाएं और उन जिलों की लिस्टों के 5-5 साथियों के कमेटी तैयार करते हुए जो जो कमेटी आपकी तैयार होती जा रही है वो केंद्रीय कार्यालय तक भेजते रहें। उससे वहां डाटा तैयार होता रहे और हम ये भी देखते रहें कि 7 से 68 जो या 67 जिले हैं उनमें से कितनी कमेटियां हम बन चुकी और कितनी कमेटियां कमी रह गई। ये हमारा प्रथम लक्ष्य है। अगर ये लक्ष्य हमने पूरा कर लिया तो हम दूसरे लक्ष्यों को भी बताएंगे। ये मेरा आज का आप सभी को निवेदन है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जो आपने एक्शन प्लान दिया है, हमें उस एक्शन प्लान को फॉलो करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए मैं आगे हमारे जो
अध्यक्ष जी है माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने ज्ञान से हमें अवगत अवगत कराएं और आगे बात रखें। माननीय धर्म प्रकाश भारती जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, माइक अनम्यूट करें। माइक तो अनम्यूट है साहब का, लेकिन आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। सभी संत गुरुओं को एक मोबाइल बंद कर दीजिए सर, 2 मोबाइल चल रहे हो। सभी संत गुरुओं को पुनः नमन करते हुए हमारे जितने भी साथियों ने आज लुम्बिनी कार्यक्रम की समीक्षा में अपनी बात रखी है, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और जैसा कि प्रस्तावना में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने कहा था कि जो कमियां हों तो वो भी जरूर रखी जाएं, तो कमियां भी मुझे लग रहा है कि किसी ने नहीं रखी। हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं गुजरात से खेमचंद सोलंकी साहब, उन्होंने एक बहुत छोटी सी कमी रखी कि हमें होटल हमारा बड़ा दूर था, तो मैं उनकी इस तकलीफ के लिए उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो हमारा लुम्बिनी श्रीलंका गेस्ट हाउस बुक था, उसके बाद जितने करीब होटल थे, मतलब पास में जो होटल थे, वो यही 3 होटल थे, एक पद्मा, एक कैलाश और एक ग्रीन व्यू। इसके बाद जो इतने और होटल थे वो 8-8, 10-10 किलोमीटर की दूरी पर थे। तो हमारी पूरी कोशिश थी कि हमें ज्यादा दूर तक ना जाना पड़े, लेकिन जहां श्रीलंका गेस्ट हाउस था उसमें 161 लोगों के रुकने की व्यवस्था थी, और शुरू में हम प्रोग्राम भी 150 लोगों का ही करना चाहते थे, लेकिन हर स्टेट से जब साथी बढ़ते गए तो फिर मजबूरी में 3 होटल बुक करने पड़े, और वो 3 होटल, इससे ज्यादा करीब कोई दूसरा होटल था ही नहीं। तो जो पहले लोग आते गए उनको श्रीलंका गेस्ट हाउस मिलता चला गया, और जो साथी लेट होते गए तो उनको फिर मजबूरी में होटल में जाना पड़ा। लेकिन आगे से हम और ध्यान रखेंगे कि ये इस किस्म की शिकायत भी ना मिल पाए। दिल्ली से हमारी छोटी बहन प्रेमलता ने कहा कि महिलाओं को भी बराबर का मौका मिलना चाहिए, तो उनसे मेरा निवेदन था कि जो सीनियर महिलाएं थी आरवीएम में, उनको हमने बहुत कोशिश की है कि उनको भी 2-2 मिनट, 5-5 मिनट जरूर मिल जाए। उनको भी दिल्ली से मौका मिलना चाहिए था, लेकिन समय का बहुत बड़ा अभाव था। मुझे भी जितनी बातें रखनी थी उस प्रोग्राम में, मैं खुद उस प्रोग्राम में उतनी बातें नहीं रख पाया। और एक सबसे बड़ी जो बात मैं रखना चाहता हूं, पिछले 6 महीने से ये कहा गया था कि भाई 2 दिन घूमने के लिए आपको फ्री रखा जाएगा, आप बिल्कुल भी प्रोग्राम छोड़कर ना जाएं। 6 महीने से हर जूम पर, हर मीटिंग पर, व्यक्तिगत रूप से भी टेलीफोन से साथियों को ये बताया गया कि भाई किसी भी तरह से वो लोग प्रोग्राम ना छोड़ें। और कारण भी बताया गया कि हम लोग पहले 3 दिन का प्रोग्राम रखते थे, और 3 दिन के प्रोग्राम में अधिकांश समस्या आती थी कि लोग बीच में से घूमने चले जाया करते थे। तो इस बार 5 दिन का प्रोग्राम, 5 दिन का रहने का प्रबंध, 5 दिन का खाने का नाश्ता का प्रबंध, यही सोचकर रखा गया था कि भाई 2 दिन घूमने के लिए रहेंगे। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि 15 अक्टूबर को करीब 50 लोग
50 लोग उपस्थित नहीं थे। यानी 14 अक्टूबर को धम्म यात्रा के बाद, लुम्बिनी के बाद 50 लोग, और उनमें काफी लोग बड़े सीनियर लोग थे, जिम्मेदार लोग थे, वो कच्चे लोग नहीं थे। फिर भी वो काठमांडू घूमने चले गए, जबकि काठमांडू 15 को दोपहर को हमने कहा था, जो एजेंडा था, जो सबकी फाइल में मिला था, जिसमें कार्यक्रम लिखा हुआ था, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि 15 को दोपहर तक प्रोग्राम चलाया जाएगा और आगे का निर्णय सबकी सहमति से रहेगा। अगर चलाना चाहते हैं तो चलाएंगे और यदि घूमना चाहते हैं तो घूमेंगे। तो मैं ये बात इसलिए दोबारा से कह रहा हूं कि इतनी दूर आप लोग गए, भारत के दूसरे देश में आप लोग गए, जहाँ की कनेक्टिविटी भी ठीक नहीं थी, मार्ग ठीक नहीं था, बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, ना फ्लाइट का वहां मार्ग था, ना ट्रेन का मार्ग था, ना बसों का मार्ग था। काफी परेशानी और तकलीफ उठा कर भी आप लोग पहुंचे, उसके लिए मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो बात कही गई थी कि भाई प्रोग्राम कोई नहीं छोड़ेगा, कोई साथी प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा, तो 50 साथी करीब 15 को जो समापन होना था, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा संगठन पे होनी थी, आगामी कार्यक्रमों पे होनी थी, उसमें 50 जिम्मेदार लोग उपस्थित नहीं थे। वो काठमांडू या पोखरा या और कहीं घूमने चले गए। तो इन बातों से ऐसा लगता है कि अभी परिपक्व नहीं है हमारे लोग, अपने उद्देश्य कब तक हम पैमाने पर आंदोलन को कामयाब नहीं कर सकते, ये विशेष रूप से हमको ध्यान में बातें रखनी चाहिए। बातें मैंने आपको बताई। एक बात मैं और आपके बीच में रखना चाहता हूं, पिछला हमारा जो प्रोग्राम हुआ था, 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन बौद्ध गया में हुआ था, वह अधिवेशन जब संपन्न हुआ और समाप्त हुआ, फायदा हुआ। 40 बच्चे थे। वो पहला कार्यक्रम था राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, जिसमें पैसे बचे थे 40,000 रुपए। ये खुशी की बात थी, जो मैं बार बार कहता हूं कि हमको सिस्टम पे आना है, सिस्टम हमको डेवलप करना है। कोई आंदोलन, कोई मूवमेंट व्यक्ति तक सीमित ना रहे, उस सिस्टम पे होना चाहिए। सिस्टम पे होगा तो आगे भी कभी रुकेगा नहीं। बड़ी खुशी की बात है कि ये जो लुम्बिनी का प्रोग्राम हुआ है, इसमें भी लगभग सबका पेमेंट करके, सबके खर्चे निकाल के लगभग 5 लाख रुपए शेष बचे हैं। थैंक यू। ये खुशी की बात है कि 5 लाख रुपए इस बार हमको इस कार्यक्रम में करीब बचे हैं, शेष बचे हैं। तो बाकी हिसाब की कॉपी आप सब लोगों तक पहुंच जाएगी। तो ये मैंने आपको रखा है। अब चूंकि 12 बजे से हमारी दूसरी मीटिंग, हमें उसमें जाना है, तो अगर आप लोग पेन वगैरह लेकर बैठे हो तो मैं एक 10 मिनट कुछ खास बातें आपको बता दूं। उसके बाद हम लोग दूसरी मीटिंग, फिजिकल मीटिंग आज आगरा में बुला रखी है साथियों की, उसको हम लोग करेंगे उस मीटिंग को। तो इसमें प्रत्येक जिले में हमको 100 सदस्य बनाने हैं। ये ध्यान पूर्वक आप लोग लिख लेंगे। प्रत्येक जिले में हमको 100 सदस्य बनाने हैं। और जो स्टेट तैयार हो गए हैं, जहां जिले से आगे काम गया है, तो उसमें जैसे हमारा मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में जिले से आगे चल के महानगर और विधानसभाओं में, तहसीलों में भी काम शुरू हो गया है। तो उसके लिए आप लोग नोट कर लें कि प्रत्येक विधानसभा में हमको 25 सदस्य बनाने हैं। प्रत्येक विधानसभा में हमको 25 सदस्य बनाने हैं, यानी जिला लेवल पर 100 सदस्य बनाने हैं। विधानसभा स्तर पर हमको 25 सदस्य कम से कम बनाने हैं। और जो भी पदाधिकारी बनाने हैं आप लोगों को, तो वह पदाधिकारी सदस्य बनाने के बाद बनाना है। पहले उसको सदस्य बनाना है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का। जब वह सदस्य बन जाते हैं
तभी आपको उनको पदाधिकारी बनाना है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। पद बहुत कम संख्या में आपको रखने हैं। देखिए, आप बड़ा मंत्रिमंडल बना देंगे तो फिर उसको संभाल नहीं पाएंगे, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत छोटा संगठन आपको बनाना है। एक जिलाध्यक्ष, एक ही अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक ही उपाध्यक्ष जिले में, एक जिला महासचिव, एक जिला संगठन सचिव और एक हमारा कोषाध्यक्ष। ये 5 पद आपको बनाने हैं। यदि आप जिले का ऑफिस खोल रहे हैं, आप इतने क्षमतावान हो गए हैं कि आप जिले का ऑफिस चला सकते हैं, ऑफिस खोल सकते हैं, तो फिर आप एक ऑफिस सेक्रेटरी बना सकते हैं, यानी कार्यालय सचिव, कार्यालय का इंचार्ज। और इससे भी आगे बनाना चाहते हो तो एक मीडिया प्रभारी आप बना सकते हो। मीडिया प्रभारी अधिकतम आप 7 पद बना सकते हो, इससे ज्यादा भी आपको नहीं बनाना है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसमें भी जो ध्यान रखना है, 7 पद बनाने में भी आपको बहुजन समाज में आने वाली विभिन्न समाजों को जोड़ने की कोशिश करनी है। विभिन्न समाजों को, अगर अध्यक्ष एससी से बनाते हैं तो उपाध्यक्ष ओबीसी से बनाइए। महासचिव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिस समाज से बना है, तीसरी समाज का व्यक्ति आप महासचिव बनाइए। ये कोशिश करिए, ये जो धम्म है, महापुरुषों का आंदोलन है, ये 1-2 जाति तक सीमित ना रह जाए। इसको बहुजन समाज में आने वाली अनेक समाज तक पहुंचाने का प्रयास करना है। और वह तभी हो सकता है जब हम संगठन बनाते समय इस पर विशेष ध्यान रखें। तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। जहां आपके जिलों की कमेटी बन गई है तो आप वहां नगर की कमेटी बना सकते हैं। नगर की कमेटी जब आप बनाएंगे तो भी आपको इसी किस्म के 5 पद बनाने हैं, केवल 5। यहाँ आपको कार्यालय का सचिव नहीं बनाना है। जो जिले का कार्यालय होगा उसी कार्यालय से नगर का काम चलेगा। और मीडिया प्रभारी भी आपको यहाँ नहीं बनाना है। जो एक ही मीडिया प्रभारी होगा वही सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा, वरना आप 2-2 बना दोगे तो टकराव हो जाएगा। कोई कुछ सूचना देगा, दूसरा कोई दूसरी सूचना देगा, तो समाज और उस पर काम करने वाले लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए विशेष ध्यान रखना है। और जहां विधानसभाओं में आपको बनाना है तो विधानसभाओं में भी यही 5 पद आपको रखने हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, बस केवल, और एक संगठन सचिव। ये 5 पद ही आपको रखने हैं। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। दूसरा, जैसा साथियों ने बताया, ओबीसी समाज को तैयार करने के लिए एक नए संगठन का निर्माण किया गया है, सामाजिक न्याय परिषद। अर्थात समाज के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। न्याय का मतलब है शासन, प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट, देश की हर चीज में, भारत की हर संपत्ति, संपदा, पद, पोस्ट में उसकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ये सामाजिक न्याय का अर्थ है। तो उसकी चर्चा शुरू कराने के लिए, शासक वर्गों पर उसका प्रभाव बनाने के लिए ये सामाजिक न्याय परिषद का गठन हुआ है। तो इसमें प्रारंभिक में जो हमको काम करना है, तो सबसे पहले आप एक प्रदेश से 2 लोगों का सिलेक्शन करिए। और इसके हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं भैया जी साप सिंह बघेल। तो आप उनका नंबर वो आपको दे देंगे, ऑफिस से आप उनका नंबर ले लेना, आप उनके कांटेक्ट में रहना। और राष्ट्रीय लेवल पे हमारे सह संयोजक हैं उसके, बामसेफ के बहुत ही पुराने सीनियर साथी हैं, बैंक से रिटायर्ड मैनेजर हैं, माननीय लक्ष्मण सिंह साहब, जो डिस्ट्रिक्ट मथुरा से हैं।
तो उनका भी नंबर आप लोग ऑफिस से ले लेना, वो आपको नंबर ऑफिस से मिल जाएगा। तो उनको आप ये दो साथी सबसे पहले प्रदेश में कोशिश करिए संयोजक जो बनाए वो ओबीसी से, और सह संयोजक जो बनाए वो शेड्यूल कास्ट से, या जहां शेड्यूल कास्ट नहीं है, झारखंड है, अपना छत्तीसगढ़ है, तो वहां शेड्यूल ट्राइब से भी आप ले सकते हैं। तो ये ले लें। धार्मिक अल्पसंख्यक में आने वाला जो हमारा वर्ग है, मुस्लिम वर्ग बड़ा वर्ग है, 20% उसकी आबादी है, तो उससे भी आप साथियों को जोड़ सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपको जोड़ना है। ठीक मंडल लेवल पर, कहीं मंडल कहते हैं, जैसे हम यूपी में मंडल कहते हैं, मध्य प्रदेश में उसको संभाग कहा जाता है, बॉम्बे में उसको, महाराष्ट्र में कमिश्नरी कहा जाता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो तीनों का मिला के मंडल, संभाग या कमिश्नरी। तो इस पे भी दो लोगों का आप सिलेक्शन सामाजिक न्याय परिषद के लिए दो लोगों का आप पहले करिए, जल्दी से जल्दी। ठीक इसी तरह से अपने जिले में भी आप दो लोगों का आप सिलेक्शन करिए। आप ये सिलेक्शन जितनी जल्दी कर लेंगे, इनकी सूची बनाकर आप आगरा की सेंटर ऑफिस को भेज दें, तो फिर इन सबको बुलाकर इनका 2 दिन का, 3 दिन का या 5 दिन का हम लोग प्रशिक्षण शिविर रखेंगे। तो नेक्स्ट इनकी ड्यूटी क्या होगी, इनको बहुजन समाज को गैर राजनीतिक रूप से कैसे तैयार करना होगा, खास करके ब्राह्मणवादी षड्यंत्र या मनुवादी चक्रव्यूह से इनको कैसे निकालना होगा। तो उसके जो नुस्खे हैं या वो जो गुण हैं, टिप्स हैं, तो उन पर हम लोग ये चर्चा करेंगे, और उनका विशेष रूप से उन्हीं का ये संगठन रहेगा। इसके साथ साथ एक अपना शैडो संगठन, सुरक्षा संगठन का भी निर्माण किया गया है, जिसके नेशनल कमांडर हमारे युवा साथी हैं, दिल्ली से हैं, योगेश गौतम साहब, उनको बनाया गया है धम्म सेवक संघ। धम्म सेवक संघ, इसकी यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म वो लोग डिजाइन कर रहे हैं दिल्ली के साथी योगेश गौतम जी। तो बहुत जल्दी हम उसकी यूनिफॉर्म आप लोगों के बीच में ले आएंगे, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन होगा अपना। तो उसके लिए भी आपको ठीक इसी प्रकार से दो लोगों का सिलेक्शन करिए। स्टेट में एक कमांडर, एक असिस्टेंट कमांडर, ठीक इसी तरह से कमिश्नरी, संभाग और मंडल, कमिश्नरी कमांडर, संभाग कमांडर और असिस्टेंट कमांडर। ठीक इसी तरह से जिले पे डिस्ट्रिक्ट कमांडर यानी जिला कमांडर और जिला असिस्टेंट कमांडर। तो जिले तक आप दो लोगों का बहुत जल्दी सिलेक्शन करिए, तो फिर इनका शिविर हम लोग रख सकते हैं, और ये काम हमको करना है। इसके साथ साथ बड़ी तेजी से संपूर्ण भारत में बुद्धिज्म के प्रति लोगों में रुझान बढ़ रहा है। आप लोग देख रहे होंगे, सैकड़ों ऐसे संगठन है जो कभी बुद्ध की चर्चा नहीं करते थे, अपने कार्यक्रमों में बुद्ध वंदना या पंचशील भी नहीं लेते थे, लेकिन आज बड़ी तेजी से वह भी सब कुछ छोड़कर बुद्ध धर्म की चर्चा कर रहे हैं। खुशी की बात है, अच्छी बात है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के 15 वर्षों का जो संघर्ष है, हजारों जो सेमिनार, हजारों जो प्रशिक्षण और सम्मेलन जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने किए, तो उससे एक प्रभामंडल बना है। प्रभामंडल माने एक वातावरण तैयार हुआ है। वातावरण तैयार हुआ है, उस वातावरण से लोग प्रभावित हुए हैं, और आज लोग ये मान रहे हैं कि हमें धम्म के बगैर ना तो हम सक्सेस राजनीति में हो सकते हैं, ना ही अन्य किसी में हो सकते हैं। तो उसको बड़ी तेजी से ले रहे हैं। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के बारे में भी मैं आपको बता दूं, मैंने अभी देखा, पहले जो नहीं होता था, अभी मैंने देखा कई होर्डिंग्स जहां हमारी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या समर्थकों ने लगाए हैं। तो पहली बार देखने को मिल रहा है कि कई होर्डिंग्स पर महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध का चित्र है,
जो अब तक कभी नहीं था, जो अब तक कभी नहीं था। तो ये हम लोग बुद्ध धम्म के प्रति बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़ी तेजी से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसके संस्कारों की भी जरूरत है, संस्कारों की भी जरूरत है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में जब 5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ धम्म अंगीकार किया और धीरे धीरे करके वह लोग वापिस पुराने धर्म में ही चले गए, यानी जिस दंगल से वो निकले थे लगभग वो वापिस चले गए। तो वापिस क्यों चले गए? वापिस इसलिए चले गए कि उनको संस्कार देने वाले लोग नहीं थे, हमारे धम्माचार्य नहीं थे, हमारे आचार्य नहीं थे। जीवन के 7-8 संस्कार होते हैं। बौद्धों में सबसे पहला प्राचीन काल का इतिहास अगर हम देखते हैं तो गर्भा संस्कार होता था। गर्भा संस्कार अर्थात जो हमारी बहन, माँ, बेटी गर्भवती होती थी और वो 5 महीने या 6 महीने की गर्भवती हो जाती थी, तो हमारे जो आचार्य होते थे वो गर्भा संस्कार करते थे, यानी कुदरत से प्रार्थना करते थे कि आने वाला जो शिशु है, बच्चा है, वो स्वस्थ हो और ताकतवर हो, मस्तिष्क से भी मजबूत हो, शरीर से भी मजबूत हो। और इसके लिए उस महिला को, उस बहन को, बेटी को भोजन में क्या लेना है, दूध लेना है, फल फ्रूट लेने हैं, खीर लेनी है, ये सब सावधानियां भी उसको बताया करते थे। तो गर्भा संस्कार, जन्म संस्कार, गृह प्रवेश संस्कार, लगुन सगाई संस्कार, विवाह संस्कार और जो अनुष्ठान घर में होते हैं वह संस्कार, और उसके बाद अंतिम संस्कार भी होते थे। तो उसके लिए हमें बड़ी तेजी से जो लोग धम्म की ओर मुड़ रहे हैं या धम्म को अंगीकार कर रहे हैं, संस्कार देने वालों के हवा के कारण वो वापिस ना चले जाए, दोबारा से उसी दंदल में ना चले जाए। तो उसके लिए हमने एक सांस्कृतिक संस्कार देने वाली विंग तैयार की है, जिसका राष्ट्रीय इंचार्ज बनाया है हमने धम्म प्रिय एम.आर. प्रशांत, जो हमारे उड़ीसा से हैं, जो पहले हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उनको बहुत बड़ा तजुर्बा है। तो वो भी, उनको भी एक जैसा सिलेबस अब हमको तैयार करना है, त्रिचरण का, पंचशील का, बुद्ध वंदना का, सभ्य सत्ता का या संस्कारों का। अभी तक क्या है कि अभी तक जो हमारे भिक्षु लोग संस्कार देते हैं तो उनके पास कोई सिलेबस नहीं है, यानी लिपिबद्ध उनके पास कुछ लिखा पढ़ी में नहीं है। तो जिसको जो समझ में आता है वैसा कर देते हैं। तो वो उसमें अनेक प्रकार से भिन्नताएं होती हैं, अनेक प्रकार से एक रूपता उसमें नहीं होती। तो उस एक रूपता के लिए भी हमें काम करना है। तो अपने स्टेट, जिला, जहां जहां पे ये धम्म संस्कार देने वाले लोग हैं, उनकी भी आप बहुत जल्दी एक सूची बना लें और सूची बनाकर आप हेड ऑफिस में दें, अपने स्टेट में दें और उन साथियों को दें। तो उनके लिए भी एक ऐसा दस्तावेज हम लोग तैयार करना चाहते हैं कि पूरे भारत में, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, भारत के कोने कोने में एक ही सिलेबस के साथ हम समाज को संस्कार दे सकें। तो इन बिंदुओं पर साथियों हमें काम करना है। और बहुत सारी बातें आज आपसे करनी थी, लेकिन समय ज्यादा हो गया है। और अगला हम शनिवार को, चूंकि रविवार हम चाहते हैं कि सबके लिए फ्री रहे, रविवार को आप लोग फिजिकल मीटिंगें करें, फिजिकल लोगों को जोड़ें, इस पे आपको ध्यान देना है। विशेष एक बात बताकर मैं आपको अपनी बात को भी खत्म करता हूं। हमारा महाराष्ट्र यूनिट की तरफ से 13, 14, 15 जनवरी 13, 14, 15 जनवरी ये 3 दिन का युवाओं का प्रशिक्षण रखा गया है नागपुर में। तो देश भर से आप युवा इसमें भेज सकते हैं। जिनको धम्म के प्रचार प्रसार के लिए आपको तैयार करना है तो आप नागपुर भेज सकते हैं। और ये शिविर हमारा लेंगे हमारे जो राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, ये शिविर लेंगे।
मैं भी रहूंगा इसमें, तो आप लोग इसके लिए भेजें। झारखंड यूनिट की तरफ से जो हमारा झारखंड प्रदेश है, उन्होंने 25 फरवरी, 26 फरवरी और 27 फरवरी, तो ये 3 दिन का बहुत बड़ा विशाल बौद्ध धम्म सम्मेलन वो आयोजित कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि उसमें 20,000 लोगों की भीड़ हो। तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। भीड़ के लोग कितने जुटेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा काम 2 कार्यक्रम है। तीसरा, दिल्ली प्रदेश के साथियों ने 27 नवंबर को संविधान के 73वें दिवस के अवसर पर तो 1 दिन का उन्होंने कार्यक्रम दिल्ली में रखा है। 27 नवंबर को रविवार का दिन है, और मैं समझता हूं कि 26 नवंबर हमारा संविधान दिवस होता है, तो उसका प्रोग्राम अभी कहीं नहीं लगा है। तो कोई राज्य के साथी 26 नवंबर को भी जरूर अपना प्रोग्राम लगाएं। अगर आप लोग लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। 73वां ये संविधान दिवस होगा हमारा। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्णतः बन के तैयार हो गया था, और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को ये सुपुर्द कर दिया गया था। तो उसकी मेमोरी में, स्मृति यादगार में हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। तो ये आप लोग करें। और 26 नवंबर को जो अपने राज्य में प्रोग्राम नहीं लगा पा रहे हैं, वो साथी भी जिला लेवल पे जरूर सेमिनार रखें, विचार गोष्ठी रखें, सेमिनार रखें, सम्मेलन रखें। बड़ा रख सकते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन बड़ा भी अगर आप नहीं रख पाते हैं तो 50 लोगों का आप दरी बिछाकर, बैनर लगाकर उस दिन जरूर चर्चा करें, और खास कर से संविधान पे चर्चा करें। केवल संविधान पे चर्चा करें कि संविधान हमें, हमारे भारत को क्या देता है, और क्या आज तक जो सरकारें देश में बनी है, चाहे सेंटर में बनी हो या राज्यों में बनी हो, क्या उन सरकारों ने वाकई संविधान पर काम किया है, अमल किया है संविधान पर। और यदि संविधान पर अमल नहीं किया है तो फिर उनको विवश करना होगा, मजबूर करना होगा संविधान पर अमल करने के लिए। तो ये छोटी छोटी खास बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखी हैं। अगले शनिवार 30 अक्टूबर है, शाम को हम लोग 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटा फिर चर्चा करेंगे, पूरे देश के लोग मिलके। और सोमवार के शाम को 8 बजे संविधान वाचन होता है। हमारे आरसी धीमान साहब प्रोफेसर बहुत अच्छे से समझाते हैं, लेकिन बार बार हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा जोड़िए लोगों को, जिससे संविधान का ज्ञान हमारे प्रत्येक नागरिक तक पहुंच सके, वो संविधान को समझ सके। और इसी प्रकार से प्रत्येक बुधवार को बुद्ध और उनका धम्म, जिसका 3 बार वाचन संपूर्ण हो चुका है, 4थी बार वाचन शुरू होने के लिए जा रहा है। तो बुद्ध और उनका धम्म अर्थात हमारे लिए 2 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। एक ग्रंथ है हमारा इंटरनेशनल, पूरी दुनिया के लिए है वो ग्रंथ, उसका नाम है बुद्ध और उनका धम्म, जिससे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 5 वर्ष से ज्यादा का समय लगाकर हमें लिखकर दिया है। उसका हमें प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से और बड़े ताकत के साथ करना है। दूसरा हमारा नेशनल ग्रंथ है, राष्ट्रीय ग्रंथ, वो है संविधान। तो संविधान का प्रचार प्रसार भी हमको भारत के 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी तेजी से और बड़ी ताकत से करना है। तो ये निवेदन करते हुए, समय बहुत हो गया है, अगले शनिवार को हम बात करेंगे। और सभी राज्य के लोग, सभी राज्य के, अभी मुझे सबके नाम बताने थे लेकिन समय के कारण मैं नहीं बता पा रहा हूं, आपको राज्य स्तरीय एक एक दिन के सम्मेलन या संगोष्ठी या विचार गोष्ठी अपने अपने राज्यों में आयोजित करनी है। आज से ही आप लग जाइए। 365 दिन हमको काम करना है। हम बहुत पीछे रह गए हैं। जो काम 50 वर्ष पहले तेजी से शुरू होना चाहिए था वो नहीं हो सका है, तो हम बहुत पिछड़ गए हैं। इस मूवमेंट में, इस आंदोलन को आगे ले जाने में हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो जो पिछड़ गए हैं
जो हम लोग पीछे रह गए हैं उसको बहुत कम समय में उस गैप को हमें पूरा करना है। तो उस गैप को पूरा करना है तो हमें बड़ी तेजी से काम करना होगा, बड़ी तेजी से काम करना होगा। जैसा हमारा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष साहब ने कहा था कि कम से कम हम 24 घंटे में से 1 घंटा जरूर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से चलाए जा रहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिवर्तन के आंदोलनों पे लगाना है। ये सुनिश्चित कर लीजिए कि हमें कम से कम, ज्यादा समय लगाए तो और अच्छा, ज्यादा लगा सके तो बहुत अच्छा। मैं तो कहता हूं मुझे 100 प्रचारक चाहिए, 100 प्रचारक फुल टाइमर, उनका खाना, उनका रहना, उनके ऊपर जो भी खर्च होगा, किराया वाड़ा जो भी लगेगा, दवाई, कपड़े, ये सब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा करेगी। और हमने आगरा में इतनी बड़ी जगह बना रखी है कि सबके लिए रहने के लिए भी जगह है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर हमें मिल जाए, 100 जब तक नहीं मिल रही तो 5 लोग भेजिए, 10 लोग भेजिए, उनकी सारी जिम्मेवारी, खाने की, कपड़े की, दवाई की, घूमने की, फिरने की, किराए की सारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जिम्मेवारी है। हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन हमको फुल टाइम काम करने वाले लोगों की, प्रचार करने वालों की जरूरत है। तो ये निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा मार्गदर्शन किया है। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो हमें अब इजाजत दीजिए कि हम उस कार्यक्रम को समाप्त करने की करें। जी जी, सभ्य सत्ता। तो हम सभी साथी हम हाथ जोड़कर सभ्य सत्ता करेंगे। सभी हाथ जोड़ लें। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु सुखिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् सभ्ये चखे मिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् नमामि मं नमामि संघं नमामि। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी साथी को, भारतवासी को, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज भीड़ के से जल्दी से वेबिनार के कार्यक्रम समापन रखिए की जिससे सब लोग मिल विधिवत सकें। घोषणा की जाती है। सभी उपस्थित आदरणीय जनों का सादर नमो बुद्धाय, आभार, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय